वेलकम टू माय चैनल स्वतंत्र एकेडमी स्टडी वाला में आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे आईपीसी धारा संपूर्ण 1 से 511 तक। तो दोस्तों देखते हैं, यहाँ पे दी गई है आईपीसी 1860 भारतीय दंड संहिता एक व्यापक कानून है जो भारत में आपराधिक कानून के वास्तविक पहलुओं को शामिल करता है। यह जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत में लागू है। यह अपराधों को बताता है और उनमें से प्रत्येक के लिए सजा और जुर्माना बताता है। तो दोस्तों धारा आईपीसी यहाँ पे दी गई है। पहला धारा देखेंगे, आईपीसी धारा पहला किससे संबंधित है? संहिता का नाम और उसके प्रवर्तन का विस्तार से संबंधित रखता है। धारा दो भारत के भीतर किए गए अपराधों का दंड है। धारा तीन में भारत से परे किए गए किंतु उसके भीतर विधि के अनुसार विचारणीय अपराधों का दंड के बारे में बताया गया है। धारा चार में राज्य क्षेत्रातीत अपर देशीय अपराधों पर संहिता का विस्तार है। धारा 5 कुछ विधियों पर इस अधिनियम द्वारा प्रभाव न डाला जाना के बारे में बताया गया है। धारा 6 के में क्या कहा गया है? धारा 6 में संहिता में की गई परिभाषाओं का अपवादों के अधीन समझा जाना है। धारा 7 एक बार स्पष्टीकृत वाक्यांशों के अभिप्राय के बारे में बताया गया है। धारा 8 में लिंग का वर्णन किया गया है। धारा 9 में वचन का वर्णन किया गया है। धारा 10 में पुरुष और स्त्री के बारे में बताया गया है। धारा 11 में व्यक्ति से संबंधित रखता है। धारा 12 में जन सामान्य के बारे में बताया गया है। धारा 13 में क्वीन की परिभाषा दिया गया है। धारा 13 में क्या है? धारा 13 में क्वीन की परिभाषा दी गई है। धारा 14 में सरकार का सेवक के बारे में बताया गया है। धारा 15 में ब्रिटिश इंडिया की परिभाषा के बारे में बताया गया है। धारा 16 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की परिभाषा दी गई है। धारा 17 में सरकार के बारे में उल्लेख किया गया है। धारा 18 में भारत के बारे में बताया गया है। धारा 19 में न्यायाधीश के बारे में बताया गया है। धारा 20 में न्यायालय से संबंधित रखता है। धारा 21 में लोक सेवक से संबंधित रखता है। धारा 22 में चल संपत्ति से संबंधित रखता है। धारा 22 में क्या है? धारा 22 में चल संपत्ति से संबंधित रखता है। धारा 23 में सदोष अभिलाभ या हानि के बारे में बताया गया है। धारा 24 में बेईमानी करना से संबंधित है। धारा 25 में कपट पूर्वक कार्य करना या कपट पूर्वक किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करना के बारे में बताया गया है। धारा 26 में विश्वास करने का कारण है। धारा 27 में पत्नी या लिपिक या सेवक के कब्जे में संपत्ति के बारे में बताया गया है। धारा 28 में कूटकरण से संबंधित रखता है। धारा 29 में दस्तावेज से संबंधित रखता है। किससे? दस्तावेज या कागज, किसी प्रमाण के बारे में बताया गया है। धारा 30 में मूल्यवान प्रतिभूति के बारे में बताया गया है। धारा 30 क्या है? धारा 30 में मूल्यवान प्रतिभूति के बारे में या प्रतिभूति के बारे में बताया गया है। धारा 31 में बिल से संबंधित के बारे में बताया गया है। बिल, किसी चीज़ का बिल हो उसके बारे में धारा 31 में बताया गया है। धारा 32 में कार्यों को दर्शाने वाले शब्दों के अंतर्गत अवैध लोभ शामिल है। धारा 33 कार्य से संबंधित है, किसी कार्य से संबंधित है। धारा 34 में सामान्य आशय को अग्रसर करने में कई व्यक्तियों द्वारा किए गए कार्य से संबंधित है। धारा
धारा 35 में जबकि ऐसा कार्य इस कारण आपराधिक है कि वह आपराधिक ज्ञान या आशय से किया गया है। धारा 36 में अंशतः कार्य द्वारा और अंशतः लोप द्वारा कारित परिणाम है। धारा 36 में क्या है? धारा 36 में अंशतः कार्य द्वारा और अंशतः लोप द्वारा कारित परिणाम है। धारा 37 में क्या है? कई कार्यों में से किसी एक कार्य को करके अपराध घटित करने में सहयोग करना। धारा 37 में क्या है? किसी कार्यों में किसी एक कार्य को करके अपराध घटित करने में सहयोग करना धारा 37 में है। धारा 38 में आपराधिक कार्य में संपृक्त व्यक्ति विभिन्न अपराधों के दोषी हो सकेंगे। धारा 39 में स्वेच्छा। धारा 39 में क्या है? स्वेच्छा से संबंधित रखता है। धारा 40 में अपराध से संबंधित है। धारा 41 में विशेष विधि से संबंधित रखता है। धारा 42 में स्थानीय विधि से संबंधित है। धारा 43 में अवैध से संबंधित है। किससे संबंधित है धारा 43? अवैध से संबंधित धारा 43 है। धारा 44 में क्षति है। क्षति मतलब जैसे किसी का नुकसान हो गया है तो धारा 44 के अंतर्गत उसे क्षतिपूर्ति दी जा सकती है। धारा 45 में जीवन से संबंधित है। धारा 46 में मृत्यु से संबंधित है। धारा 47 में जीव जंतु से संबंधित है। धारा 48 में चलयान से संबंधित है। धारा 49 वर्ष या मास से संबंधित है। धारा 50 धारा से संबंधित है। धारा 51 शपथ से संबंधित है। धारा 52 में सदाव पूर्वक से संबंधित है। धारा 53 में दंड से संबंधित है। धारा 54 में मृत्यु दंडादेश का रूपांतरण से संबंधित है। धारा 55 में मृत्यु दंडादेश का रूपांतरण है। धारा 54 में क्या है? मृत्यु दंडादेश का रूपांतरण से संबंधित है। धारा 55 में आजीवन कारावास के दंडादेश का लघुकरण का उल्लेख है। धारा 56 में यूरोपियों तथा अमेरिकियों को दंड दस्ता की सजा है। धारा 57 में दंडावधियों की भिन्ने से संबंधित है। धारा 58 में निर्वासन से दंडादिष्ट अपराधियों के साथ कैसा व्यवहार किया जाए जब तक वे निर्वासित न कर दिए जाए, ये धारा 58 में है। धारा 59 में कारावास के बदले निर्वासन के बारे में बताया गया है। धारा 60 में दंडादिष्ट कारावास के कतिपय मामलों में संपूर्ण कारावास या उसका कोई भाग कठिन या सादा हो सकेगा, इसके बारे में है। धारा 61 में संपत्ति के संप्रहरण या दंडादेश के बारे में है। धारा 62 में मृत्यु, निर्वासन या कारावास से दंडीय अपराधियों की बाबत संपत्ति का संप्रहरण है। धारा 63 में आर्थिक दंड जुर्माने की रकम से संबंधित है। धारा 64 में जुर्माना न देने पर कारावास या दंडादेश के बारे में बताया गया है। धारा 65 में जबकि कारावास और जुर्माना दोनों आदिष्ट किए जा सकते हैं, तब जुर्माना न देने पर कारावास के बारे में या अवधि के बारे में बताया जाता है। धारा 66 में जुर्माना न देने पर किसी भांति का कारावास दिया जाए। धारा 67 में आर्थिक दंड न चुकाने पर कारावास, जबकि अपराध केवल आर्थिक दंड से दंडनीय हो। धारा 68 में आर्थिक दंड के भुगतान पर कारावास का समाप्त हो जाना से संबंधित है। धारा 69 में बताया गया है जुर्माने के अनुपातिक भाग के दे दिए जाने की दशा में कारावास का पर्यवसान हो जाता है। धारा 70 में जुर्माने का 6 वर्ष के भीतर या कारावास के दौरान वसूल किया जाना मृत्यु संपत्ति को दायित्व से उन्मुक्त नहीं करती है। धारा 71 में कई अपराधों से मिलकर बने अपराध के लिए
दंड की अवधि के बारे में बताया गया है। धारा 72 में क्या बताया गया है? धारा 72 कई अपराधों में से एक के दोषी व्यक्ति के लिए दंड, जबकि निर्णय से यह कथित है कि यह संदेह है कि वह किस अपराध का दोषी है, इसके बारे में बताया गया है। धारा 73 में एकांत परिरोध के बारे में बताया गया है। धारा 74 में एकांत परिरोध की अवधि के बारे में बताया गया है। धारा 76 में पूर्व दोष सिद्धि के पश्चात अध्याय 12 या अध्याय 17 के अधीन कतिपय अपराधों के वर्धित दंड है। धारा 76 में विधि द्वारा आबद्ध या तथ्य की भूल के कारण अपने आप के विधि या आबद्ध होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य के बारे में बताया गया है। धारा 77 में न्यायिक कार्य करते हुए न्यायाधीश का कार्य के बारे में बताया गया है। धारा 78 में न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसरण में किया गया कार्य के बारे में बताया गया है। धारा 79 में विधि द्वारा न्यायानुमत या तथ्य की भूल से अपने को विधि द्वारा न्यायानुमत होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य के बारे में बताया गया है। धारा 80 में विधि पूर्ण कार्य करने में दुर्घटना से संबंधित के बारे में बताया गया है। धारा 81 में आपराधिक आशय के बिना और अन्य क्षति के निवारण के लिए किया गया कार्य जिससे क्षति कारित होना संभाव्य है। धारा 82 में 7 वर्ष से कम आयु के शिशु का कार्य के बारे में बताया गया है। धारा 83 में 7 वर्ष से ऊपर किंतु 12 वर्ष से कम आयु के अपरिपक्व समझ के शिशु का कार्य है। धारा 84 में विकृत चित्त व्यक्ति का कार्य है। धारा 85 में ऐसे व्यक्ति का कार्य जो अपनी इच्छा के विरुद्ध मननता में होने के कारण निर्णय पर पहुंचने में असमर्थ है। धारा 86 में बताया गया है किसी व्यक्ति द्वारा जो मननता में है किया गया अपराध जिसमें विशेष आशय या ज्ञान का होना अपेक्षित है। धारा 87 में संपत्ति से किया गया कार्य जिससे मृत्यु या घोर उपहत्य कारित करने का आशय न हो और न उसकी संभाव्यता का ज्ञान हो। धारा 88 किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सम्मति से सद्भाव पूर्वक किया गया कार्य जिससे मृत्यु कारित करने का आशय नहीं है। धारा 89 में बताया गया है कि संरक्षक द्वारा या उसकी सम्मति से शिशु या उन्मत्त व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भाव पूर्वक किया गया कार्य धारा 89 में अर्जित की गई है। धारा 90 में सम्मति जिसके संबंध में यह ज्ञात हो कि वह भय या भ्रम के अधीन दी गई है, धारा 90 में उल्लेखित है। धारा 91 में ऐसे अपवादित कार्य जो कारित क्षति के बिना भी स्वतः अपराध हैं, धारा 91 में बताया गया है। धारा 92 में सहमति के बिना किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भाव पूर्वक किया गया कार्य का उल्लेख धारा 92 में की गई है। धारा 93 में किसका उल्लेख है? धारा 93 में सद्भाव पूर्वक दी गई संसूचना के बारे में बताया गया है। धारा 94 में वह कार्य जिसको करने के लिए कोई व्यक्ति धमकियों द्वारा विवश किया गया है, यह धारा 94 में बताया गया है। धारा 95 तुच्छ अपहानि कारित करने वाला कार्य धारा 95 में उल्लेखित है। धारा 96 में प्राइवेट प्रतिरक्षा में की गई बातें धारा 96 में उल्लेखित है। धारा 97 में शरीर तथा संपत्ति की निजी प्रतिरक्षा का अधिकार के बारे में धारा 97 में उल्लेख किया गया है। धारा 98 में ऐसे व्यक्ति के कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जो विकृत चित्त आदि हो, धारा 98 में बताया गया है। धारा 99 में कार्य जिनके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है उसके बारे में बताया गया है। धारा 100 में किसी की मृत्यु
कारित करने पर शरीर की निजी प्रतिरक्षा का अधिकार कब लागू होता है, उसके बारे में बताया गया है। धारा 101 मृत्यु से भिन्न कोई क्षति कारित करने के अधिकार का विस्तार कब होता है, उसके बारे में बताया गया है। धारा 102 शरीर की निजी प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रारंभ और बना रहना धारा 102 में उल्लेखित की गई है। धारा 103 में बताया गया है कि कब संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक होता है, उसके बारे में बताया गया है। धारा 104 में मृत्यु से भिन्न कोई क्षति कारित करने तक के अधिकार का विस्तार कब होता है, उसके बारे में बताया गया। धारा 105 में संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रारंभ बना रहना के बारे में बताया गया है। धारा 106 में घातक हमले के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जबकि निर्दोष व्यक्ति को हानि होने की जोखिम रखता है, इसके बारे में बताया गया है। धारा 107 में बताया गया है किसी बात का दुष्प्रेरण के बारे में बताया गया है। धारा 108 दुष्प्रेरण के बारे में बताया गया है। धारा 108 को भारत से बाहर के अपराधों का भारत में दुष्प्रेरण के बारे में बताया गया। धारा 109 अपराध के लिए उकसाने के लिए दंड यदि दुष्प्रेरित कार्य उसके परिणाम स्वरूप किया जाए और जहाँ की उसके दंड के लिए कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है, उसके बारे में बताया गया। धारा 110 में दुष्प्रेरण का दंड या दुष्प्रेरित व्यक्ति दुष्प्रेरक के आशय से भिन्न आशय से कार्य करता है, यह धारा 110 में बताया गया है। धारा 111 में दुष्प्रेरक का दायित्व जब एक कार्य का दुष्प्रेरण किया गया है और उससे भिन्न कार्य किया गया है, उसके बारे में बताया गया है। धारा 112 दुष्प्रेरक कब दुष्प्रेरित कार्य के लिए और किए गए कार्य के लिए आकलित दंड से दंडनीय है, इसके बारे में बताया गया है। धारा 113 में कहा गया है दुष्प्रेरित कार्य से कारित उस प्रभाव के लिए दुष्प्रेरक का दायित्व जो दुष्प्रेरक द्वारा आशयित से भिन्न है हो, उसके बारे में उल्लेखित की गई है। धारा 114 में अपराध किए जाते समय दुष्प्रेरक की उपस्थिति के बारे में बताया गया है। धारा 115 में मृत्युदंड या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध का दुष्प्रेरण से यदि दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप अपराध नहीं किया जाता है, इसके बारे में उल्लेख किया गया है। धारा 116 में कारावास से दंडनीय अपराध का दुष्प्रेरण यदि अपराध न किया जाए इससे संबंधित है। धारा 117 में सामान्य जन या 10 से अधिक व्यक्तियों द्वारा अपराध किए जाने का दुष्प्रेरण है। धारा 118 मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध करने की परिकल्पना को छिपाने के बारे में उल्लेखित की गई है। धारा 119 में बताया गया है किसी ऐसे अपराध के किए जाने की परिकल्पना का लोक सेवक द्वारा छिपाया जाना जिसका निवारण करना उसका कर्तव्य है, यह धारा 119 में उल्लेखित की गई है। धारा 120 में कारावास से दंडनीय अपराध करने की परिकल्पना को छिपाना इससे संबंधित रखता है। धारा 120 क में आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा के बारे में बताया गया है। धारा 120 ख आपराधिक षड्यंत्र का दंड के बारे में बताया गया है। धारा 121 में क्या कहा गया है, भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना या युद्ध करने का प्रयत्न करना या युद्ध करने का दुष्प्रेरण करना के बारे में बताया गया है। धारा 121 द्वारा दंडनीय अपराधों को करने का षड्यंत्र के बारे में बताया गया है। धारा 122 में भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने के आशय से आयुध आदि संग्रहित करता है। धारा 123 युद्ध करने की परिकल्पना को सुगम बनाने के आशय से छिपाना के बारे में बताया गया है। धारा 124 में उल्लेख किया गया है कि किसी विधिपूर्वक शक्ति का प्रयोग करने के लिए
विवश करने या उसका प्रयोग अवरोधित करने के आशय से राष्ट्रपति, राज्यपाल आदि पर हमला करना के बारे में बताया गया है। धारा 124 को में राजद्रोह के बारे में बताया गया है। धारा 125 में भारत सरकार से मैत्री संबंध रखने वाली किसी एशियाई शक्ति के विरुद्ध युद्ध करना से संबंधित रखता है। तो दोस्तों, हमने आपके सामने 1 से 151, 1 से 511 तक धारा के बारे में चर्चा करेंगे। जो पहला वीडियो में हमने धारा 1 से 125 बताया है, नेक्स्ट वीडियो में आपको हम इसके आगे धारा बताएंगे। यह जानकारी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट करके बताएं और चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सभी मित्रों और सभी सम्मानित साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।